जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मौजूद हैं जी अपने फार्मर्स के साथ। हमारा ट्रेनिंग का आज 8वां दिन है। ठीक है जी, 4 दिन पीछे रह गए और आज इनको हम लेकर आए हैं एक फैसलाबाद के बहुत मशहूर और मारूफ डेयरी फार्म पर, इब्राहिम डेयरी फार्म, जो कि साइयाँ वाला इंटरचेंज पे मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर उस्मान साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पे मैनेजर हैं, और डॉक्टर फैसल साहब भी यहाँ पे मैनेजर हैं। वो भी इस वक्त आज छुट्टी पर मौजूद नहीं है। पहले तो सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं इब्राहिम डेयरी फार्म की मैनेजमेंट का कि इस वक्त आज मार्च का स्टार्ट है। ज़्यादातर सेटअप जो हैं वो आपको विजिट्स अलाउ नहीं करेंगे, तो इन्होंने बड़ी हिम्मत की है, बड़ा हौसला किया है। तो मेहरबानी है, मोहब्बत है इनकी कि इन्होंने जनाब पूरे पाकिस्तान से जो फार्मर्स हैं उनके लिए अपने फार्म को पेश किया, और आज आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे। ये फार्म जी मैंने बड़ी मोहब्बत से बनाया, इसकी सारी हिस्ट्री ए टू ज़ी मैं जानता हूँ। इसके जानवर भी हमने परचेज़ किए हैं। यहाँ पे जितने जानवर मौजूद हैं वो 90% जो है वो मेरी परचेज़ है जी। मैं आपको सारी हिस्ट्री बताऊँगा इंशाल्लाह। और आपको ये भी बताएंगे कि फार्मिंग में प्योर ब्रीड जो है उसकी क्या अहमियत है। और आज आपको प्योर जो फ्रीजियन की फिजिबिलिटी है वो यहाँ पे बना कर दिखाएंगे इंशाल्लाह कि प्योर डेयरी फार्म से अगर आप स्टार्ट करते हैं और अच्छे अंदाज से आप उस फार्मिंग को लेके चलते हैं तो वो कितने साल का प्रोजेक्ट है, आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, किस किस्म का शेड बनाना होगा, फार्म की बेसिक जो ज़रूरियात हैं वो क्या हैं, फार्म के बेसिक इक्विपमेंट्स क्या हैं। फार्म पे आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लैंड है जो कि कवर की गई है। यहाँ पे तकरीबन जो स्पेस है तकरीबन 250 कैटल की स्पेस मौजूद है, और आपको बताएंगे ये लैंड कितनी है। तो सारी डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ आपके सामने रखेंगे, ताकि आप से कई तो फार्मर ऑलरेडी प्योर ब्रीड के साथ काम कर रहे हैं, वो लोग जो प्योर के साथ काम नहीं कर रहे या जो अभी सोच रहे हैं उन्होंने कारोबार करना है, बिजनेस करना चाहते हैं, तो किस से स्टार्ट लेना चाहिए, कौन सी ब्रीड के साथ आपको काम करना चाहिए, और किस टेम्परेचर पे ये ब्रीड सर्वाइव कर जाती है। अमूमी तौर पे लोगों का सवाल होता है, लोग क्वेटा से सवाल करते हैं कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो क्या एचएफ ब्रीड क्वेटा में रह सकती है। इसी तरह कराची में रहने वाले लोग भी सवाल करते हैं कि वहाँ गर्मी बहुत होती है। रहीम यार खान में, सखर में लोग सवाल करते हैं कि यहाँ पे गर्मी बहुत है, तो क्या ये जो एचएफ ब्रीड है यहाँ पे रह सकती है। तो एक बात बता दूं कि जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ पे गर्मी के मौसम में टेम्परेचर 45 से 48 के बीच में मूव करता है। बहुत गर्म होता है, शदीद गर्म होता है। मतलब अगर ये गाय यहाँ पे 48 पे रह सकती है तो ये सखर में भी रह सकती है, फिर ये कराची में भी रह सकती है। अगर आप थोड़ा और आगे चले जाएँ, रहीम यार खान में टेम्परेचर यहाँ से भी 2 डिग्री ऊपर है। तो अगर ये ब्रीड रहीम यार खान में रह सकती है तो ये आपके पास भी रह सकती है, लेकिन इसको रखने का तरीका है। ठीक है, इसको रखने के लिए किस किस्म का शेड बनाया जाएगा, उसकी ज़रूरियात क्या हैं, वो इंशाल्लाह आज हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। उसको आप देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस ब्रीड का सर्दी बर्दाश्त करने का, तो इस दफ़ा अगर आपको याद हो 16 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक तकरीबन धूप नहीं निकली। इस दफ़ा ऐसे ही हुआ ना, शदीद ठंड थी। हम तो सूरज का जो है चेहरा देखने को तरसते थे कि सूरज कब निकलेगा। तो 1 महीना तो लगातार सूरज यहाँ पर निकला ही नहीं। शदीद ठंड में टेम्परेचर रात को अमूमी तौर पे यहाँ पर 2, 1, 2, 3 पे चल रहा होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गायें यहाँ पे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया, उन्होंने बेहतरीन दूध दिया, बेहतरीन प्रोडक्शन दी, बेहतरीन रिप्रोडक्शन दी। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आप देखेंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी है, अगर आज आप कारोबार करना चाहते हैं, जानवर किस तरह का लेंगे, कहाँ से लेंगे, इस सारी इन्फॉर्मेशन जो है इंशाल्लाह भी आज हम आपके साथ उसका जिक्र करेंगे। ये जनाब अली जिस शेड में हम खड़े हैं, हम बाकायदा आपको फार्म का विजिट करवाने जा रहे हैं कि जिस शेड में हम खड़े हैं किसी ज़माने में ये शेड बनाया गया था बकरियों के लिए। फिर जनाब अली किसी ने कहा कि आप क्रॉस ब्रीड रख लें। फिर मैं यहाँ पर आया तो मैंने कहा नहीं भाई, हम तो प्योर रखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये फार्म जो है तकरीबन 225 प्योर कैटल पर मुश्तमिल है। 3 साल से ऊपर हो गए हैं इसको बने को, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉफिट में है। ठीक है, तो जब ये शेड बनाया गया तो उसकी डायरेक्शन गलत थी।
ये जो शेड है ना आपका, ये शरकन खरबन नहीं है, आपका शेड ईस्ट वेस्ट होना चाहिए, जैसे वो बने हुए हैं, अभी आके दिखाएंगे। वो देख रहे हैं ईस्ट वेस्ट जो है यहाँ पर ऐसे है, लेकिन ये शेड बना हुआ है ऐसे, सूरज वहां गुरूब हो रहा है उस साइड पे, तो ये ईस्ट वेस्ट नहीं है। तो पहली खराबी ये थी। दूसरी खराबी जो थी, खराबी तो खैर इसमें बहुत सारी थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लाके 35 जो थे जानवर अपने प्योर अमेरिकन रख दिए, जिसमें से कुछ हम जेके से लेकर आए, कुछ हमने जो है तब बुरे वाला में एक चौधरी उस्मान साहब हुआ करते हैं, तो वो शिपमेंट लेकर आए थे, तो उनसे हमने परचेज किए। तो यहाँ पर उन जानवरों से हमने 38 लीटर की एवरेज ली अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी के अंदर, फुल गर्मी में। एक बात बता दूं, ये सिरकी जो आप देख रहे हैं ना, गर्मी में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन इस शेड में हमें कुछ प्रॉब्लम थे। वो प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। छत के हवाले से नहीं थे, नीचे फर्श के हवाले से थे। जब भी आप शेड बनाएं, स्टील का बनाएं, ये बना लें, या इजहार की छत का शेड बना लें, नीचे का जो सिविल वर्क है वो 100 फुट चौड़ा होना चाहिए। वो भी अभी आगे शेड पे जाएंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा वो 100 फुट चौड़ाई क्या है। यहाँ पे हमें मसला ये होता था कि गायें जो है यहाँ पे खड़े होकर फीडिंग करती थी, इस जगह यहाँ पे खड़े होके, उसके बाद ये जो जगह है यहाँ पे वो बैठ जाया करती थी, हम यहाँ पर रेत फेंकी होती थी। अब चूंकि यहाँ बंकर नहीं लगे हुए, तो कोई ऐसे बैठती थी, कोई ऐसे बैठती थी, कोई ऐसे बैठती थी, सारा गोबर पेशाब इसके अंदर होता था। तो हमें रोजाना की बुनियाद पे यहाँ पर रेत को उठाना पड़ता था, तो हमारी रेत की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, और डेली बेसिस पर रेत तब्दील करने के लिए हमारी लेबर कॉस्ट भी ज्यादा थी। एक प्रॉब्लम था ये। दूसरा प्रॉब्लम था, जब भी बारिश आती थी ना, अब आप देख लें ये बारिश के कारण ये सारा बारिश से भर जाता था, हमारी गायें फिर बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी। तो बारिश में जो बरसात का मौसम है ना, हमारी गायें बिल्कुल परेशान होती थी। तो ये दो मेन प्रॉब्लम थे इस शेड के। वो इसलिए हमें आया कि नीचे जो चौड़ाई है इस शेड की कम है, चौड़ाई कम से कम 100 फुट अगर रख लें, नीचे बंकर्स प्रॉपर इंस्टॉल कर लें, और जो शेड की मेन चीजें हैं वो अगर आप इंस्टॉल कर लें, मैं आगे मेन शेड में ले जाके आपको बताता हूं, तो ये शेड भी आपका अच्छा काम कर सकता है। वो लोग जो स्टील का महंगा शेड नहीं लगा सकते, वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। ये ठंडा है, आप ये देख लें कि इसकी हाइट सिर्फ 18 फुट है, उसके मुकाबले में वो 35 फुट ऊंचा शेड इतना ठंडा नहीं है जितना ये ठंडा है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम थे, इसलिए जो है अब इस शेड में सिर्फ और सिर्फ ये बच्चियां आप देख रहे हैं परली साइड पे, वींड बच्चियां जिनको वीन किया जा चुका है, सिर्फ ये यहाँ पर मौजूद हैं। या मेरे पीछे आ जाएं, ये बछड़े जो आप देख रहे हैं जनाब, तो ये बछड़े यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी, ये आप देख लें, ये ब्रीडिंग मेल्स। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, फार्म पर ना जी हर साल 30-35 बछड़े आराम से आ जाते हैं। सिर्फ वो बच्चे यहाँ पे रखे जाते हैं जो कुछ स्पेशल है, जिनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। अब ये जितने खड़े हैं ना, सारे मन करने वाली माएँ हैं इनकी। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें ब्रीडिंग के लिए मेल चाहिए, रिपीटर्स के लिए, तो ये मैं अपने फार्म के जानवरों के लिए, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए, और जो मेरे फार्मर जो मुझसे मांगते रहते हैं उनके लिए हम हर फार्म पे 2-2, 3-3 बड़े कर लेते हैं, ताकि हर फार्मर की जो है जरूरत पूरी हो सके। अब चलते नहीं अगले शेड में। यहाँ पर जब हमने साल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने प्रोग्राम बनाया कि अभी हम नया शेड बनाते हैं। जब नया शेड बनाएंगे तो उसमें हमने मजीद 50 जानवर ऐड किए। कितने ऐड किए जी? 50 जानवर मजीद हमने ऐड किए। अब मैं आपको अगले शेड में लेके जाता हूँ, मेरे साथ साथ आ जाए जी। इसको रोक लें, यहाँ पे रोक लें। अच्छा, फिर जनाब ये 1 एकड़ पे फार्म था। कितने एकड़ पे जी? हमने इसको 4 एकड़ पे मुहित कर दिया। ये जो 4 दीवारी आप देख रहे हैं ना, ये कमो बेश 4 एकड़ पे है। ये जो एकड़ जिसमें हम खड़े हैं, इसको हमने फिक्स कर लिया है। इधर दिखाइएगा जी, ये साइलेज के लिए आप देख रहे हैं, ये मुकम्मल एकड़ जो है यहाँ पे साइलेज की धड़ें लगी हैं। ये सामने साइलेज पड़ा हुआ है, ये बेहतरीन क्वालिटी का साइलेज इस्तेमाल हो रहा है। वो शेड लगा हुआ है, वो शेड लगा हुआ है। यहाँ पर हमने जनाब एक और बात जो मैंने आपको बताई थी ना, फार्म बनाते हुए किन बातों का ख्याल रखें। ये सामने शेड देख रहे हैं, ऊंचा बना हुआ है ना। जनाब अली जब ये जगह खरीदी गई थी, उस वक्त ये जगह बाहर रोड से 4.5 फुट नीचे थी। तो यहाँ पर जनाब अली हमें तकरीबन 6.5 फुट भर्ती डालनी पड़ी। अब आप ये देख लें, ये तकरीबन 2 एकड़ की लाम बनती है। इस 2 एकड़ में 6.5 फुट भर्ती डाली, धुआं निकल गया। ठीक है, इधर ट्राली 4000 की है। लाखों रुपए की मट्टी डाली सर, मिलियंस ऑफ की मट्टी, सिर्फ मिलियंस की मट्टी डाल गई।
इसलिए कोशिश करें जब लैंड खरीदें फार्म के लिए, अगर हो सके तो ऐसी जगह पे ले जहाँ पे भर्ती कम डले, ठीक है। और ये ऊंचा करना जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो बारिश का पानी इकट्ठा होगा, बड़ा प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। तो ये शेड हमने सबसे पहले ये बनाया, इसमें हम 50 गायें हमने इंपोर्ट की। अब आपको दिखाते हैं इस शेड के अंदर से, आ जाएं जी। ये जनाब अली हमने शेड बनाया, बड़ी आप कह लेना कि जिन्होंने रीज कहते हैं ना, रीज ना बनाया, ठीक है। आप जहां पे ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, वहां पे जो शेड हमने बनाया वो इस पाइप से लेके वो सामने पाइप देख रहे हैं ना, ये हिस्सा है, ठीक है। फीडिंग टेबल वहां पे हमारे पास जगह नहीं थी और ये परला हिस्सा भी हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, हमने इस पाइप से लेके उस पाइप तक का बिल्कुल फोटोकॉपी कर दी। अब तरीकेकार क्या होगा कि ये जगह जहां पे हम खड़े हैं, जहां पे आप जानवरों को फीडिंग दे रहे हैं, ये बनाई जाती है 18 से 20 फुट, ठीक है। हाँ जी, 18 से 20 फुट। अब आ जाए इस तरफ, ये जगह जहां पे जानवर खड़े होकर खुराक खाता है, ये वाली, इसको हम बनाते हैं तकरीबन 12 फुट, ठीक है। उसके बाद ये हमारे बंकर आ गए, ये वाले बंकर हमारे हैं तकरीबन 16 फुट। कुछ लोग 16 फुट रखते हैं, कुछ लोग 17 फुट रखते हैं। और एक और चीज काबिल गौर है कि यहां पे इस साइड पे खुरली है, क्या है जी, खुरली है। इसी तरह परली साइड पे भी खुरली है। जब बारिश इस तरफ आती है ना, तो इस खुरली की वजह से पानी बंकर में नहीं आता, समझ गए बात। इसी तरह खुरली की बैक साइड पे ये जो जगह है, ये तकरीबन 10 फुट 10 से 11 फुट दी जाती है, ताकि जब बारिश का पानी और धूप ज्यादा अंदर ना आए। अब आप देखें, इस शेड को हमने बाहर भी निकाला हुआ है, तकरीबन ये कोई 7-7 8-8 फुट बाहर निकला हुआ है। इसको भी निकालने का मकसद ये है कि बारिश का पानी और धूप अंदर ना आ सके, इतना ज्यादा हमारे जानवरों को डिस्टर्ब ना कर सकें। मेरी बात समझ रहे हैं, ये शेड का बुनियादी असूल है। तो ये चौड़ाई जो है हमारी शेड की, ये हमारी 100 फुट बन जाएगी। इस पाइप से लेके उस पाइप तक ये 100 फुट बन जाएगी एंड तक, ठीक है। तो अगर आपने सिरकी की छत बनानी है या आपने इजहार की छत डालनी है, तो मेरे भाइयों नीचे का नक्शा यही रहेगा, नीचे का नक्शा आपने सेम रखना है, तो इंशाल्लाह सिरकी की छत भी आपको पूरा एडवांटेज देगी। तो यहां पे जनाब अली हमने गायें इंपोर्ट की 50, हमारे पास 50 गाय आई। उसके बाद थर्ड टाइम जो हमने एनिमल्स यहाँ पे ऐड किए वो 20 किए, एक दफा 10 किए और एक दफा 10 किए। तो टोटल इस सेटअप में जहां पे हम खड़े हैं, जहां पे आपको विजिट करवा रहे हैं, तकरीबन 104-105 जानवर यहाँ पर 3 मुख्तलिफ हिस्सों में इंपोर्ट किए गए, बात समझ रहे हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई एनिमल आज तक ऐड नहीं किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पीछे यहाँ पर कुछ हीफर सेल की गई, अच्छी क्वालिटी की हीफर्स, प्रेग्नेंट हीफर सेल की गई। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फार्म इस लेवल पे आ चुका है कि हर साल इसके पास अब सरप्लस हीफर्स होंगी, क्योंकि इसको बने को 3 साल से ऊपर का अरसा हो चुका। ये अपना मुश्किल वक्त निकाल चुके, ये सब्र का टाइम मुकम्मल कर चुके। अब ये इतनी कैपेसिटी रखते हैं, इतनी अपने अंदर कैपेबिलिटी रखते हैं कि हर साल कमोबेश 15 से 20 हीफर्स ये आराम से अपने रनिंग सेटअप में से निकाल सकते हैं। इस वक्त सर 90 मिल्किंग में है जी, 91 मिल्किंग में है। और हमारी ड्राई प्रेग्नेंट कितनी है जी, ड्राई प्रेग्नेंट 46 ड्राई प्रेग्नेंट है। तो 136 लगाएं आप, मतलब 140 जानवर हैं जो ये हर साल ब्रीड करते हैं, ठीक है जी। 140 जानवरों में 20 हीफर्स नहीं है, 160 हो गए जी। 160 जानवर हर साल ब्रीड होते हैं। अगर आप 80% कंसेप्शन भी लगाएं तो जनाब अली तकरीबन आप देख लें जी, 160 का 80% तकरीबन कितना हो गया, तो 120 लगा लें। 120 के करीब यहाँ पर बच्चे हर साल आते हैं। उस 120 में अगर आप 60 बच्चियां भी लगा लें, कितनी जी, 60 ज्यादा आ जाती हैं, क्योंकि बच्चियों को सेक्स सीमन रखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 60 ही ला लो। तो 60 बच्चियां जो हैं यहाँ पर हर साल पैदा हो जाती हैं, ठीक है जी। अब देखें ये जानवर कितने हैं, जानवर है जनाब तकरीबन 220। डेयरी पे अच्छे सेटअप में, ये जरा बात गौर से सुनिएगा, ये फार्मर ज़ेन नहीं देता इस बात पे। हम कहते हैं कि अच्छे सेटअप में हर साल आप कोशिश करें 10 से 15% जो है वो कलिंग लाजमी कर दें।
10 से 15%। अगर 15% कलिंग भी करें तो इतने जानवरों पे सालाना 35 जानवर निकालने हैं जो कि कलिंग वाले हैं। फिर सोचे कौन से कह रहा हूं, कलिंग वाले कह रहा हूं। कलिंग क्या है? किसी का टांग टूट गई, कोई लंग मारने लग गई, किसी का थन खराब हो गया, कोई वैसे ही मर गई, अल्लाह को प्यारी हो गई, कोई बच्चा, जो भी प्लस माइनस गेम करके इतने जानवर ये आपने निकालने हैं, दिल से लगा के नहीं रखने। हमारे आज के लोग क्यों प्रॉब्लम में हैं? हम जानवर को दिल से लगा के रखते हैं, उसको गबन करने के लिए 2-2 साल एफर्ट करते हैं, धान उसके 2 भी हो फिर भी उसको गबन करने के चक्रों में लगे रहते हैं। ये कलिंग का माल है। फार्म पे अच्छी क्वालिटी का जानवर रखें और फार्म पे नंबर ऑफ हेड्स बढ़ाने की बजाय क्वालिटी हेड्स पे काम करें। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इधर 91 मिल्किंग में है, 31 की एवरेज है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके सारे मामले बड़े बेहतर से चल रहे हैं। अगर ये कलिंग ना करें तो ये जो 31 की एवरेज है ना, ये कभी भी 31 की नहीं होगी, ये 22-23 पे रह जाएगी। फिर मुझे खर्चे पूरे करके दिखाओ, नहीं होंगे। अब देखें, 35 जानवर हर साल यहाँ पे कलिंग में जाने चाहिए। वच्छी कितनी तैयार हो रही है? 60। इस 60 में से 35 से 40 वच्छियां ये जो आपने जानवर निकाले उसकी जगह पे आएंगी। बकाया 20 वच्छियां बच गई, तो ये 20 वच्छियां सरप्लस हैं। अब चाहे तो अपना शेड बढ़ा लो, चाहे तो उसको मार्केट में सेल कर दो। तो मैंने आपको पहले बताया कि इस सेटअप की कैपेसिटी है कि 15 से 20 जानवर जो है ये अपने प्रेग्नेंट जो है हीफर जो है ये सालाना सेल करने की सलाहियत रखते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? कहीं पे कोई सवाल आपका बीच में हो तो मुझे साथ साथ बताते जाइएगा। ये ना हो कि एंड पे आप भूल जाएं, मुझे टोक दीजिएगा, रोक दीजिएगा, हाथ खड़ा कर दीजिएगा। जो आपकी क्वेरीज होंगी मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। जहां तक ताल्लुक है ना, ये अगली बात सुन लें कि ये शेड की पैमाइशें, आप में से कईयों ने शेड बनाना, आप पैमाइशें सोच रहे होंगे, ये कितने पे लगा है, इसकी हाइट कितनी है, पक्का कहाँ पे लगा है, बंकर क्या है, ग्रूव कितने पे है। इस पे मैंने एक पैमाइशें करके बाकायदा यूट्यूब अपने चैनल पे वीडियोस लगाई हुई है। आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। आपने सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज करना है, आपको ठक करके लिंक पहुंच जाएगा। उसमें सारी पैमाइशें मैंने दी हुई हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और वो पैमाइशें आपको तब चाहिए अगर आपने शेड खुद बनाना है। अगर आप किसी टेक्निकल बंदे से शेड बनवाते हो, फिर आपको पैमाइशें बताने की जरूरत है, तो उसको पता है कि कहाँ पे कौन सी चीज कैसे बननी है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जानवर देख रहे हैं, ये जानवर देखें जी, ये 530 नंबर है, देख लें, मुझे आज भी याद है। मैंने इसका टैग नहीं देखा। ये 530 नंबर गाय चौधरी उस्मान से बुरे वाला से आई थी। पहले सूए में 48 लीटर दूध दिया था इसने, और अब ये चौथे सूए के अंदर है। और इस जानवर की क्वालिटी चेक करें, जबरदस्त किस्म का जानवर है। इसका हैवाना टूटा हुआ है ना, लटका हुआ है, ये पहले सूए में ही लटक गया था। ये पहले सूए में ही ऐसे लटका गई थी, क्योंकि इसने इतनी ज्यादा इसने हैवाना बनाया था कि वजन में बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो इसकी खूबसूरती ये है कि उससे आगे नहीं बढ़ी, ये वहीं की वहीं खड़ी है। समझिए? तो ये जनाब अली आप जानवर आपको दिखाते हैं, इधर आए, आपको समझ आनी चाहिए कि अच्छा जानवर होता क्या है। ये देखें, एक जैसी हाइट, एक जैसा बॉडी स्ट्रक्चर, आपको नजर आता ब्रीड पे काम हुआ है, आपको समझ आती है जानवर क्या है जी। कोई टेंशन है? टेंशन से मुराद ये स्वेलिंग जो अच्छा, कई जानवरों के ना आप प्रॉब्लम देखेंगे, ये जो अमूमी तौर पे इस किस्म की जो प्रॉब्लम आ जाती है ना शेड्स में, ये इंजरी के केसेस आ जाते हैं। ठीक है ना, जानवर ठीक है क्योंकि वो खा पी ठीक रहा, सेहत उसकी ठीक है, इट्स मोर लाइक अ इंजरी। इधर आ जाए जी, ये देखें जनाब, ये आपके सामने ब्रीड देखें, क्वालिटी देखें। ठीक है जी, अब ये देखें, इसकी इनकी हाइट चेक करें। इनके लिए 31 की एवरेज निकालना इज नॉट अ प्रॉब्लम। 31 लीटर दूध आपको बड़े आराम से दे सकते हैं। अब यहां से हम अगले आपको पार्लर पे लेके जाते हैं, वो भी हमने बड़ी मोहब्बतों से तैयार किया। अब आपको पार्लर दिखाते हैं, आ जाए जी। ये जनाब अली हम पहुंच गए हैं इस वक्त पार्लर में। ये आपके सामने गायें जो है मिल्किंग करवा रही हैं। 3 दफ़ा इनकी मिल्किंग की जाती है। यहाँ पे प्रॉपर मिल्किंग के टाइम पे पहले थनों को साफ किया जाता है पानी से, उसके बाद थनों को जो है टिश्यू से ड्राई किया जाता है। वो सामने टिश्यू लटक रहा है ना, टिश्यू से ड्राई किया जाता है। उसके बाद मशीन लगाई जाती है, स्ट्रिपिंग भी कर ली जाती है ताकि देख लें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद थनों को मशीन लगाते हैं, उसके बाद दवाई लगाते हैं, ये दवाई लगेगी। उसके बाद ये चुवाई कंप्लीट करवा के वापस चले जाएंगी। तो ये दिन में 3 दफ़ा जो है ये प्रैक्टिस की जाती है। और याद रखिएगा, मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं, फार्मर ऐसे हैं, प्योर का शौक तो रखते हैं लेकिन चुवाई 3 टाइम नहीं करते, बड़ी ज्यादती है। आज इस फार्म पे मिल्किंग आप 3 से 2 टाइम पे कर दें, एवरेज 31 से 28-29 पे कर जाएगी, कन्फर्म है। हो सकता है इससे भी नीचे आ जाए, और जानवरों पे स्ट्रेस रहता आएगी, मेस्टाइटिस के केस भी बढ़ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? कोई सवाल
बताएं क्या सवाल है? अक्सर सर आपकी वीडियो में सुना है कि ज्यादा मोटा ज्यादा लंबा जानवर नहीं चाहिए, दरमियाना साइज। तो ये दरमियाने साइज के जानवर हैं। आप पूछ रहे हैं कि ज्यादा लंबा चौड़ा जानवर नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा जानवर नहीं होना चाहिए। देखिए जो हॉल्स्टीन फ्रीजन है ना, इसके बारे में एक बात समझ लें कि ये तीसरे सूए में तकरीबन 700 किलो का हाथ लगा जाती है आराम से। इसका बॉडी वेट, एडल्ट बॉडी वेट इतना है कि तीसरे लैक्टेशन में ये 700 को हाथ लगा जाती है। हाँ, कुछ जानवर ऐसे होते हैं, आपने भी ये हैवी देखे नहीं है, 900 किलो के जानवर हैं, हजार किलो के जानवर मैंने देखे होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ये जानवर, तो ये तीसरे सूए के अंदर ये जानवर इतना बॉडी वेट कर जाते हैं। और तीसरे सूए में ये जानवर जो है आपको सूए का 10 से 12 हज़ार लीटर दूध भी आपको दे रहे हैं। इसी से फिर आपकी फार्म की एवरेज जो है बड़ी बेहतर बन जाती है। समझिए बात करिए आप। पार्लर देख लिया आपने, यहाँ पे मिल्किंग करवाने के बाद जानवर चले जाते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर पार्लर पे कभी भी खर्चा करने में आपने कमी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसे मिल रहे हैं। गाय ने यहाँ पे दूध देना है, ये जितना कंफर्टेबल यहाँ गाय को कर देंगे ना, उतना आपको एडवांटेज होगा। ये जो पार्लर है ये तकरीबन 100 फुट लंबा है, 50 फुट चौड़ा है। इसकी तकरीबन ये मोटी मोटी डिमेंशन ये 50 फुट चौड़ा है, लंबाई आई थिंक 100 है या 75 है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। 80 फुट है, 80 फुट है जी। ठीक हो गया जी। अब हम आपको लेके जाते हैं। जब ये शेड हमने बनाया मुकम्मल हो गया, फौरी तौर पे अगला शेड खड़ा करना पड़ा। क्यों? बच्चे आ गए, मल्टीप्लाई होता है। मैंने आपको यही अर्ज किया, मल्टीप्लाई करता है। इस बिजनेस की खूबसूरती ये है, अगर आप अच्छे से ब्रीडिंग कर रहे हो तो ये मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद फौरी तौर पे तीसरे शेड बनाने की जरूरत पड़ गई। अब हमने रिसेंटली यहाँ से जानवर सेल किए, क्योंकि चौथा शेड बनाने की यहाँ पे जगह नहीं है। ये जो यहाँ की मैनेजमेंट है प्लान कर रही है, यहाँ पे नज़दीक कुछ एकड़ इन्होंने खरीदे हैं। फ्यूचर में ये प्लान रखते हैं कि यहाँ से सेटअप को जो है शिफ्ट कर दिया जाए। एक प्लान है इनका, क्योंकि यहाँ पर जितनी कैपेसिटी ये इनके पास है उस पर ये पहुँच चुके हैं। अब अगले जानवरों के लिए ये सेल जो है आपने ये शुरू कर दिए, जो कि हमने जानवर पे सेल भी किए हैं। अब आपको दिखाता हूँ इनका हीफर सेक्शन और इनका काफ सेक्शन। आ जाए जी, ये हमारा अगला सेक्शन है। यहाँ पर मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये जो जानवर हैं ये क्लोजअप के हैं। ये एक्सपेक्टेड हैं तो 15-15, 20-20 दिनों में ये बच्चा दे के आ जाएंगे। इस वक्त यहाँ पे क्लोजअप में 4 जानवर मौजूद हैं, तो तकरीबन 4 मन दूध है ये इंशाल्लाह। हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। कर गया जी, आपके आने से पहले 2 बच्चे, वो पीछे वो सामने बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, वो बच्चे बैठे हैं। अच्छा जनाब अली इधर देखें जी, ये काफ सेक्शन है जी। ये आपके सामने काफ सेक्शन है। यहाँ पे छोटे बच्चे को रखा जाता है, दूध पिलाया जाता है। एक चीज नहीं है यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अब आपने पहले नहीं देखी होगी। ये देखें, यहाँ पे बच्चों को दूध पिलाने के लिए पहले दूध को मशीन में गर्म किया जाता है। ये देखें जी, ये स्पेशल मशीन है। ये दूध इसमें रख के गर्म किया हुआ देख रहे हैं, इसमें दूध गर्म किया हुआ है। दूध को गर्म करने के बाद इसको टेम्परेचर को कम होने दिया जाता है, बल्कि भी गर्म हो रहा है। 80 उसके दोबारा 40 पे लाते हैं, 80 पे लेके जाते हैं, फिर 40 पे लेके आते हैं। उसके बाद बच्चों को पिलाते हैं ताकि बच्चों को डायरिया ना हो। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस है, अगर आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। तो ये तकरीबन 3.5 लाख की होगी। आप जब हमने खरीदी तो 1,70,000 की, मतलब पहले 170 की थी, अब तकरीबन 3.5 की होगी। कैपेसिटी 100 लीटर है जी, 250 लीटर, 250 लीटर, 250 लीटर का टैंक है ये। बिजली से चलनी है। कभी कभी बंदा बंद ही जाते, वो बंदा घूमता है तो मशीन घूमन लग जाती है जी। आए ले जनाब, आगे तशरीफ ले आए। अब आपको दिखाते हैं जनाब हीफर्स, फार्म का एसेट, फार्म के पैसे, फार्म का प्रॉफिट। ठीक है जी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब तक डेयरी फार्म पर 3 सेक्शन ना बन जाए, छोटे बच्चे दूध पीने वाले, हीफर्स प्रेग्नेंट होने वाली, हीफर्स बच्चा देने वाली, जब तक ये 3 चीजें इकट्ठी ना हो जाए तब तक आपको जानवर डालने पड़ेंगे 3 दफा। अब ये देखें, इस सेटअप में ये बच्चे खड़े हैं, ये सामने छोटे बच्चे कई सारे, ये बच्चे पैदा भी हो रहे हैं। ये सेक्शन हो गया। ठीक है जी। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 25-30 तो होंगे। ठीक है जी। उधर जो वीनिंग के बाद वाले वो छोटे शेड में दिखाए थे आपको, वो उधर खड़े हैं। ये देखें जी, ये वो हीफर्स हैं, ये वो हीफर्स हैं जिनको अब प्रेग्नेंट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा एक चीज मैं सबको बता दूं, कुछ लोग ना वीडियो गलती निकालने के लिए देखते हैं, इसलिए मैं गलती बता दूं कि ए बच्ची जी है ना वेचे, इन्हों कई ने वेख के कहना ये किथे आ गई है। ये जनाबे लिए एक गाय प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी,
तो जो गायें प्रेग्नेंट ना हो रही हो कुछ भी करके, तो उनमें बाज़ औक़ात हमको लोकल देसी सीमन रख देते हैं, तो वो कई दफ़ा ठहर जाती है। तो ये वो तजर्बा किया गया जिसकी वजह से बच्ची आप नजर आ रही है आपको, तो ये हम तजर्बे कर लेते होते हैं। ये क्रॉस का जानवर है, बाकी सारे प्योर है। अब देखें ये जितने भी बच्चे खड़ी हैं, इनमें कई सारी बछड़ियां जो हैं इंसेमिनेट हो गई हैं जनाब। कुछ लोग जनाब ये कह रहे हैं सारी इंसेमिनेट हो गई हैं। कितनी होगी सर ये कितनी हो गई भाई? 3 2 ये 25-30 तो होंगी। अब आप ये देखें कि छोटे बच्चे दूध पीने वाले और वीनिंग वाले बच्चे वो भी 30+ हैं। ए जड़ियां गबड़ा होने लायक ने या इंसेमिनेट हो गई ने, ए भी 30+ ने। ए देखो जड़ियां गबना ने एक्सपेक्टेड ने जिन्होंने बच्चा देना है, जिन्होंने बच्चा देना है अभी, ये देख लें इनकी भी अच्छी खासी तादाद यहाँ पे मौजूद है। और अभी हमने यहाँ से 5 सेल की हैं। तो जब तक फार्म पर ये आपका सर्कल नहीं बना कि आपके पास दूध पीने वाले बच्चे भी होने चाहिए, आपके पास प्रेग्नेंट होने वाली हीफर्स भी होनी चाहिए, और आपके पास बच्चा देने वाली हीफर्स भी होनी चाहिए, तब तक आपको जानवर डालने पड़ेंगे। अब चूंकि ये सर्कल पूरा कर चुके हैं, अब ये इनका हनीमून पीरियड आ गया, इस फार्म का हनीमून पीरियड आ गया। आप यकीन करें ये भाईजान सामने मुंह पे खड़े हैं, मैं वीडियो में बता रहा हूं, ये मैनेजर खड़े हैं। मैंने इस जगह पे 2.5 महीनों के हीफर्स का 8 लाख रुपया ऑफर किया, ये मुझे नहीं दे रहे। ठीक है जी, नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं जी हम निकालनी है, बाद में निकालेंगे, मुझे गेड़े करा रहे हैं बेसिकली। तो मैंने इनको रेट ऑफर किया है, ये मुझे नहीं दे रहे। ये मैं खड़ा फिर बात कर रहा हूँ, ये आमादा नहीं हो रहे। यहाँ पे कुछ हीफर्स ऐसी हैं जो मैंने इनको कहा था मुझे दे दें, इन्होंने कुछ जानवर सेल कर लिए, अब ये इनको कीप करेंगे। तो ये देखें जनाब, ये इस फार्मिंग की खूबसूरती ये है कि ये सेटअप जो है मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, और अभी आपको एक और चीज बताता हूँ। इस दफा ये सेटअप अनलकी रहा। क्यों? यहां पर नॉर्मल सीमन में तकरीबन 75% बच्चे आ गए, बहुत आ गए। फिर भी आप देख ले माशाल्लाह बच्चियां माशाल्लाह कितनी ही तादाद में खड़ी हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जनाब अली ये जो है ना, हम जो लोग डेयरी का कारोबार शुरू करते हैं, डेयरी का कारोबार शुरू करने के ठीक 5 महीने बाद ओ हो ये क्या हो गया, हाला ला 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 पैगी जनाब, मर गए मुक गए, क्या हो गया जनाब? डेयरी को डेयरी के कवानीन पे करना है। यहाँ पर लाने का, इस फार्म को सिलेक्ट करने का मकसद ये था कि ये फार्म अपना एक सर्कल पूरा कर चुका है, इन्होंने इस पेंडे को गुजार लिया है। ठीक है, अब इनका काम ये है कि सिर्फ सिस्टम को चलने दें। सेटअप तो चूंकि पीछे शेड बनने की जगह नहीं है, हर साल 20 से 25 जानवर सेल करते जाएं, जो तकरीबन आपके 2 से 2.5 करोड़ रुपए के जो हैं हर साल जानवर इनके सेल होते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये टाइम है अब डेयरी के अंदर इनका एंजॉय करने का, ये टाइम है डेयरी में इनका अब आगे बढ़ने का। ठीक है जी, तो कोई सवाल हो आपका डेयरी के हवाले से तो मुझे जरूर बताएं, एनीथिंग। क्यों जी, कोई चीज आपकी फटक रही हो ज़हन में? ये ग्रैंड अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। मैं फिर बता रहा हूँ कि फार्म पे लोग अलाउ नहीं करते जी, पहले सुए पे ये सारी हीफर्स हैं, प्रेग्नेंट हीफर्स हैं, इन्होंने अभी पहले बच्चा देना है। ठीक है जी जनाब, ठीक है जी, शेड का वीडियो ओके। एट दी एंड ऑफ द वीडियो अगेन हमारी तरफ से इस फार्म की मैनेजमेंट का, फार्म के ऑनर का, काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया उनका। उन्होंने हमें इजाज़त दी, ऑब्लाइज किया, आप लोगों के लिए यहाँ पे मौका फराहम किया। ये बड़े, मैं फिर बता रहा हूँ कि जिगरे वाला काम है। आपको याद होगा आपने मुझे कहा कि मैंने फार्म पे हमने विजिट करना है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी लक हुई तो आपको ले जाऊंगा, अदरवाइज यार मेरी तरफ से माजरत है। यही कहा था मैंने आपको। तो ये समझ लें कि जनाब इस वक्त जो भी कोई अच्छा सेटअप है जल्दी आपको फार्म पे वो अलाउ नहीं करते। और हम आपको मैनेजर साहब ये बता दें कि ये डायरेक्ट नहा धो के आ रहे हैं। हमने भी पूरी कोशिश की है कि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो, नहा धो के पप्पू बच्चे बन के सारे जहाँ पर जो है आए हैं। इंशाल्लाह किसी फार्म से गुजर के नहीं आ रहे, बिल्कुल जो है ये आप बेफिक्र हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह आपको मजीद तरक्कियाँ अता फरमाए, आपके लिए आसानी वाला मामला फरमाए, आपको हमें हिफर देने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम।